नमस्कार, आपका स्वागत है इस वक्त की हर अहम खबर के साथ। मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित इस वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर एक बार फिर से जोर दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों से भारत सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक रहा है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत संपूर्ण विश्व के विकास में अधिक रचनात्मक योगदान देने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से एनसीसी कैडेट्स के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संत विनोबा भावे की 125वीं जयंती के मौके पर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूती देने के लिए सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब 76.24% हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर एक बार फिर से जोर दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों से भारत सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि जब भारत को आजादी मिली तो देश की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अधिक क्षमता थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका। वेबिनार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मनिर्भर भारत रक्षा उद्योग पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में सेना के तीनों अंगों का सहयोग और देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि नई तकनीक का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिक विस्तार हो। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। वेबिनार में रक्षा उत्पादन से जुड़े सभी लोगों की उपस्थिति पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये सामूहिक मंथन बहुत उपयोगी साबित होगा। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के नेतृत्व के लिए सीडीएस के पद का गठन रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। पहली बार इस सेक्टर में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 5 स्तंभों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया था। इनमें अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, जनसांख्यिकी और मांग शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खुद पर आश्रित भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की थी।
आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित इस वेबिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत संपूर्ण विश्व के विकास में अधिक रचनात्मक योगदान देने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर होना एक राष्ट्रीय आह्वान है, जिसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में बदलने का भी संकल्प लेना होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लगातार कई नीतिगत सुधार किए हैं। इनमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, ऑटोमेटिक रूट के जरिए 74% FDI की अनुमति देना शामिल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध की सूची तैयार की है। उन्होंने कहा कि ये सूची एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें रक्षा उद्योग को बदल देने की पूरी क्षमता है। क्वेश्चन आंसर सेशन में कई ऐसे पॉइंट्स मिले जो आने वाले समय में पॉलिसी मेकिंग और डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से मैं मानता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हम सब मिलकर न केवल मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे, बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के सपने को भी साकार करेंगे। वेबिनार में शामिल CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारे पास स्वदेशी हाई एंड वेपन सिस्टम बनाने के साधन हैं, क्षमता है और इच्छा शक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि सशस्त्र सेनाएं आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देने के लिए दृढ़ हैं। The government initiatives are intended for active participation of the private sector, foster innovation and competition, encourage collaborations, boost manufacturing, strengthen infrastructure and enable ease of doing business. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में 5 स्तंभों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से संकेत लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम उठाए हैं। देश भर में अब राष्ट्रीय कैडेट कोर को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया। ये ऐप एनसीसी कैडेट्स के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में एनसीसी कैडेट्स का प्रशिक्षण प्रभावित हुआ है और संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में स्कूल और कॉलेजों के खुलने की संभावना भी दिखाई नहीं देती। इसलिए ऐसी जरूरत महसूस की जा रही थी कि डिजिटल माध्यम के उपयोग से एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। ऐप लॉन्च कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी कैडेटों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान रक्षा सचिव अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा समेत मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी है, हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने सहयोग किया है। और यह सेकेंड डिफेंस लाइन जो हमारी एनसीसी बोली जाती है, एनसीसी के हमारे कैडेट्स, यानी 65 और 71 की जो वार हुई है, उस वार में भी सेकंड लाइन में रहकर जो एक भूमिका निभानी चाहिए वह हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने निभाई है। राजनाथ सिंह ने 1 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की, जिन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के जरिए अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सहायता की। इस ऐप को एक प्रश्न विकल्प शामिल करने के द्वारा परस्पर संवाद मूलक बनाया गया है। इस विकल्प का उपयोग करने के द्वारा कोई भी कैडेट प्रशिक्षण सिलेबस के बारे में प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर योग्य इंस्ट्रक्टरों के एक पैनल द्वारा दिया जाएगा। देश की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में से सरकार अपनी 15% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार अपनी ये हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी, जिसकी आधार कीमत यानी कि बेस प्राइस 1001 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। इसके जरिए 5020 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। HAL ने अपने हलफनामे में कहा है कि OFS के जरिए सरकार ने 3,34,38,750 इक्विटी शेयरों को बेचने का प्रस्ताव रखा है, जो HAL में सरकार के कुल शेयर का 10% हिस्सा है। इसके साथ ही सरकार ने 1,67,19,375 इक्विटी शेयरों को बेचने का प्रस्ताव रखा है, जो कि 5% है। OFS की ये प्रक्रिया 27 से 28 अगस्त तक पूरी की जाएगी।
HAL में सरकार की 89.97% हिस्सेदारी है। 2007 में नवरत्न कंपनी का दर्जा हासिल करने वाली HAL उत्पादन के लिहाज से रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूती देने के लिए सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने संत विनोबा भावे की 125वीं जयंती के मौके पर हरिजन सेवक संघ की ओर से आयोजित एक वेबिनार के उद्घाटन के मौके पर ये बातें कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संत विनोबा भावे की 125वीं जयंती के मौके पर हरिजन सेवक संघ की ओर से आयोजित वेबिनार गांधी इन न्यू ईरा विनोबा जी का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि आचार्य विनोबा भावे सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने गरीबों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। आज भी देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए गांव देहात तक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सामाजिक संगठनों को इस अभियान में भागीदारी करनी चाहिए। I call upon the organizations like Harijan Sevak Sangh and others to identify and impart entrepreneurial training as part of the development into Atmanirbhar Bharat in the years to come. Our self-reliance is not about being ultra-nationalist or protectionist, but to become a more significant partner in global welfare. उपराष्ट्रपति ने वेबिनार के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि देश की नई पीढ़ी को महान नेताओं के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जानकारी देना बेहद जरूरी है। I'm happy that Harijan Sevak Sangh has planned a series of online programs to celebrate Vinoba Bhavaji's 125th birth anniversary. It is essential to educate the youngsters, the present generation, about the life and works of great leaders and about the necessity of Sarvodaya and Antyodaya approach for social unity and economic equity. उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी और विनोबा भावे ने ये दिखा दिया कि जनता की सक्रिय भागीदारी से समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। Like Gandhi ji, Vinoba Bhavaji also brought about the change without coercion, without violence. Both have demonstrated that positive lasting changes are possible with people's active participation. This is a lesson for all of us. 11 सितंबर 1895 को गुजरात के गाहोदे में जन्मे संत विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी, समाज सुधारक और भूदान यज्ञ आंदोलन के संस्थापक थे। उनकी पूरी जिंदगी साधु सन्यासियों जैसी रही और इसी वजह से वो एक संत के तौर पर प्रख्यात हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परम शिष्य जंग आज़ादी के इस योद्धा ने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल समेत अनेक धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्हें 1958 में प्रथम रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और मरणोपरांत 1983 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय रेल अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों के मामले में 100% आत्मनिर्भरता की रणनीति पर काम कर रही है। सौर ऊर्जा का विराट लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आज व्यापक संवाद हुआ। इसमें रेल पटरियों के साथ साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को साकार करना, 20 GW मेगावाट की अपारंपरिक ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने और 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रेलवे सौर ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक योजनाएं तैयार कर रहा है। योजना ये भी है कि रेलवे राष्ट्रीय सौर मिशन को भी अपनी क्षमता से मदद करे। बीना में 1.7 मेगावाट की क्षमता की एक पायलट परियोजना जमीन पर उतर चुकी है और कई दूसरी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। रेल लाइनों के 2023 तक 100% विद्युतीकरण के बाद रेलवे की ऊर्जा खपत 2030 तक मौजूदा 21 बिलियन यूनिट से बढ़कर 33 बिलियन यूनिट्स हो जाएगी। इसे ध्यान में रखकर कई पक्षों पर काम चालू है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने से न केवल देश का विकास होगा बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं का संरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि देश में किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने के लिए राज्यों को पूरी तरह छूट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित शिक्षा संवाद भारत को वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बनाने का लक्ष्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ चंद लोगों की राय पर नहीं बनाई गई है, बल्कि इसको तैयार करने में गांव के लोगों से लेकर प्रधानमंत्री तक और शिक्षाविदों से लेकर समाज के सभी वर्गों के लोगों की राय ली गई है। इसके साथ ही इसमें 33 करोड़ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की राय को भी शामिल किया गया है। 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापकों, शिक्षकों और शिक्षाविदों का इसमें परामर्श जुड़ा हुआ है और जो 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं इस देश में, जो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा इनका फलक है, उन 33 करोड़ छात्रों से भी संवाद और उनके अभिभावकों से भी सीधा संवाद से निकली ये शिक्षा नीति है। और इतना ही नहीं, तो फिर भी ये कहा गया यदि किसी कोने पर कोई कोर कसर वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विचारक, शिक्षक, शिक्षाविद, NGOs, राजनीतिक लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग, यदि किसी के मन में किसी कोने पर कहीं किंतु परंतु हो रहा है, तो उसके बाद इस पॉलिसी को हमने पब्लिक डोमेन में डाला। शिक्षा संवाद कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श करने के लिए ज्वाइंट एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस यानी कि जैक और एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया यानी कि EPSI द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम से देश के लाखों छात्र और हजारों शिक्षाविद भी जुड़े। नीट और JEE परीक्षाओं के आयोजन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षाओं को पूर्व में 2 बार स्थगित किया गया, जबकि ज्यादातर छात्र और उनके अभिभावक परीक्षा को आयोजित करने के पक्ष में हैं। निशंक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि हम छात्रों का एकेडमिक वर्ष खराब नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों और राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर बेवजह विरोध और राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज्यादातर मामलों में छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों को कई बार बदला गया है। वहीं 99% स्टूडेंट्स को उनकी पसंद का केंद्र मिला है, जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश और SOP तैयार किया है। इसके साथ ही बेहतर समन्वय के लिए NTA और राज्यों के बीच लगातार बैठक हो रही है। छात्रों की, अभिभावकों की और सुप्रीम कोर्ट की, इन तीनों की मंशा को देखते हुए जो हमारे NTA है, जो इसकी परीक्षा की संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब इन तिथियों में ये परीक्षा होनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि आने वाले समय में उर्दू के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन का पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले कलमकारों के लिए पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत अमीर खुसरो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हर साल दिया जाएगा। इसके अलावा मिर्जा गालिब, आगा हश्र कश्मीरी, राम बाबू सक्सेना, प्रेमचंद के नाम पर भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। निशंक ने विश्व उर्दू वेबिनार में इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के युग में उर्दू लेखकों की जिम्मेदारी विषय पर अपने संबोधन में ये घोषणा की। गुरुवार को शुरू हुए 2 दिवसीय विश्व उर्दू वेबिनार में बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उर्दू परिषद के बजट में 2 गुना से ज्यादा वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज सोशल मीडिया की ताकत बढ़ गई है और ऐसे में जो सच है और अच्छा है उसे पूरी ताकत से सामने रखने की जरूरत है। उर्दू की खूबसूरती इस देश की, चाहे इंकलाब जिंदाबाद हो, इसकी जड़ों से जुड़ी है। मेरे हिंदुस्तान की धरती से उर्दू की खुशबू जुड़ी हुई है। मिर्जा गालिब जी को हम रोज कहीं ना कहीं, चाहे हमारी भारत की संसद हो, चाहे कोई सम्मेलन हो और चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, कहीं ना कहीं से उनके संदर्भों को लेकर, क्योंकि उन शब्दों में ताकत है और उसको जोड़ने वाला व्यक्ति यदि विजनरी होता है तो हमेशा जिंदा हो जाता है। संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने खुद करीब 45 मिनट तक व्यवस्थाओं को जांचा, परखा और अधिकारियों को कई सुझाव भी दिए। कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं।
राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के चलते सदन में पहली बार अपनाए जा रहे उपायों और तैयारियों का जायजा लिया। इस काम के लिए सभापति ने गुरुवार को खुद जाकर करीब 45 मिनट तक व्यवस्थाओं को देखा, परखा और जानने की कोशिश की। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन के लिए राज्यसभा सदस्य चेंबर और राज्यसभा की 4 दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी सदस्यों के लिए लोकसभा सदन में भी व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था के चलते सभापति एम वेंकैया नायडू को सदन के सुचारू संचालन के लिए 6 अलग अलग जगह बैठे सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। सभापति ने सदन की कार्यवाही जैसे सदस्यों द्वारा विभिन्न दिशाओं से हाथ उठाकर संबोधित करने, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ध्वनि मत से शामिल होने और मत विभाजन जैसी स्थितियों का खुद से जायजा लिया। उन्होंने सदन में ऑडियो सिस्टम, उसकी क्वालिटी और साथ ही में दिए जाने वाले अनुवाद को भी सुनकर देखा। इस मौके पर एक मॉक सेशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें राज्यसभा के अधिकारियों को दोनों सदनों के चेंबर्स और राज्यसभा की दीर्घाओं में बिठाकर व्यवस्था की जांच की गई। इस तरह की व्यवस्था सदन के इतिहास में पहली बार की गई है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने व्यवस्था पर संतोष जताया। किसी तरह की तकनीकी आपातकाल की स्थिति में दोनों सदनों के बीच संवाद के लिए एक हॉटलाइन का भी इंतजाम किया गया है, जिससे सदस्य एक दूसरे से बात कर सकें। आधा किलोमीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर और ऑडियो विजुअल व्यवस्था के जरिए लोकसभा और राज्यसभा के चेंबर आपस में जुड़े रहेंगे। सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले जहां 1 रजिस्टर हुआ करता था, अब इसकी जगह 6 जगहों पर 6 रजिस्टर होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। और बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना कुल संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक वायरस से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख के पार हो चुकी है और स्वस्थ होने की दर 76.24% दर्ज की गई है। देश में अब तक कोरोना से 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर भी घटकर 1.83% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 75,760 नए केस आए हैं। अब तक देश में 33,10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 56,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 25,23,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,25,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,023 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 60,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.83% है। बुधवार को देश ने 9,25,000 कोरोना के टेस्ट किए गए। अब तक 3,85,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। पिछले 3 महीने में रिकवरी रेट में 28% से अधिक का इजाफा हुआ है। मई में करीब 83,000 लोग कोरोना का इलाज कराकर ठीक हो चुके थे। उस वक्त रिकवरी रेट 48.19% था। जून में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 2.5 लाख से अधिक रही और रिकवरी रेट 60% तक पहुंच गया। जुलाई में करीब 7.5 लाख लोग कोरोना वायरस से मुक्त हुए, जबकि अगस्त में अब तक 14 लाख से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, लेकिन मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना से पहली मौत से 10,000 लोगों की मौत होने तक 96 दिन का समय लगा था। उस वक्त मृत्यु दर 3.4% थी, लेकिन इसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी आई। 20 दिन में और 10,000 लोगों की जान इस खतरनाक वायरस की वजह से चली गई। 20 से 30,000 का आंकड़ा पहुंचने में 17 दिन का समय लगा, लेकिन मृत्यु दर 2.4% पर आ गई। इसके बाद अगले 34 दिन में और 30,000 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो गई। 167 दिन में 60,000 से अधिक लोगों की जान इस वायरस की वजह से जा चुकी है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोगियों के परीक्षण और अस्पताल में उन्हें जल्दी भर्ती करने के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए कहा है। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने बताया कि अभी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देश के कुल सक्रिय मामलों के लगभग 70% और इससे मौत के कुल मामलों में से करीब 83% मामले हैं।
जीएसटी काउंसिल की आज 41वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी की भरपाई के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी कानून के मुताबिक राज्यों को जीएसटी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इस साल कोविड के चलते केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मुआवजा देने के लिए जो सेस लगाती है उससे होने वाली आमदनी में भी कमी आई है। इसको देखते हुए राज्यों को केंद्र सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों के तहत केंद्र सरकार राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से आसान शर्तों पर कर्ज लेने में सहायता देगी। We very clearly said in both the options, for reasons which we mentioned during the meeting, that we shall facilitate talking to the Reserve Bank and getting it at a GSEC proportionate number of years linked rate for all the states, so that each state doesn't have to go running for the loan and face different situations. भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से आयोजित एक वेब गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे दर में कटौती हो या फिर अन्य नीतिगत कदम, हमारे तरकश के तीर अभी खत्म नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ सरकार ने वित्तीय स्तर पर काफी जिम्मेदारी, सूझबूझ और सोच विचार के साथ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को सावधान करते हुए कहा है कि जोखिम से जरूरत से ज्यादा बचने की प्रवृत्ति खुद उनके लिए नुकसानदायक होगी और अगर वो अपना बुनियादी काम भी नहीं करेंगे तो कमाई भी नहीं कर सकेंगे। कर्ज देने से बचने की जगह बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना चाहिए और खुद में पर्याप्त लचीलापन लाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कर्ज वृद्धि जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र लगातार मजबूत और स्थिर बना हुआ है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण सही दिशा में एक कदम है। The measures taken by RBI are intended to deal with the specific situation of COVID and cannot obviously be permanent. Post containment of COVID, I repeat, lest I am misunderstood. I repeat, post containment of COVID, a very careful trajectory needs to be followed for orderly unwinding of the various counter-cyclical measures taken by the RBI, and the financial sector should return to normal functioning without relying on regulatory relaxations and other measures as the new norm. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खतरे के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समेत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किसी भी आचार संहिता या प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है। इसके उल्टा पाकिस्तान हमेशा अपने क्षेत्र में आतंकवादियों को शरण देता आया है। पुलवामा की रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई है कि आतंकी घटना को अंजाम देने वाले मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि इसी तरह पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमले के अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि वहां दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में हैं। ऐसे में पाकिस्तान को दाऊद पर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के झूठ के मुद्दे पर जिसने यूएनएससी में इस मामले को उठाया था, एमईए के प्रवक्ता ने कहा कि यूएनएससी के इंडोनेशियाई चेयर ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा परिषद की उस बैठक में मुद्दों को उठाने के लिए किसी गैर सदस्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। You would also recall that Jaish-e-Mohammed had claimed responsibility for the Pulwama attacks. The organization and its leadership is in Pakistan. It is regrettable that Masood Azhar, the first accused in the charge sheet, continues to find shelter in Pakistan. We have shared enough evidence with Pakistan, but it continues to evade responsibility. It may also be recalled that Pakistan has not yet taken any credible action against perpetrators of the Mumbai attacks of 2008, which resulted in loss of 165 lives, including 25 foreign nationals. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।